नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड दौरे पर रहे। जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। राजद तो अलग झारखंड बनाने के बाद ही बदला ले रही है, वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया। शुभ दिन। झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें, 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वेदव्यास मंदिर आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय संस्कृत संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संस्कृत भारती के तत्वाधान में आयोजित होने वाली इस संगोष्ठी का उद्देश्य संस्कृत और एक बोलचाल की भाषा के रूप में पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि संस्कृत को जन जन की भाषा बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय के नाम हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी लिखने का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने इस भाषा को प्रारंभिक स्तर के लोगों के लिए सरल बनाए जाने की अपील भी की है। बेहतर होता कि अभी जैसा आदरणीय कामत जी ने कहा कि संस्कृत में संवाद करना है, आगे मैं भी प्रयास करूंगा कि लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद कर पाने में असमर्थ पाता हूं। इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूँगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए, जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं, आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा। वैसे उद्घोषक महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है, दूसरी राजभाषा है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ होता है, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है, वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला है। और संस्कृत भाषा के सहारे हमारी जितनी मानव सभ्यताएं
विकसित हुई हैं। मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में भी बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा कि इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी जुटा ली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ही भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई जीती थी। आप सबको याद होगा, जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा ने दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत प्रमार्जित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता है। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार टी साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी के, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नो, KNOW को नो बोला जाता है और NO को भी नो बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अगले 2 दिनों में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, जो चुनाव तक दिल्ली की सरकार चलाएगा। केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान ऐसे समय में किया है जबकि हरियाणा में चुनाव का धुआंधार प्रचार चल रहा है। आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने के बाद हरियाणा में चुनावी गेम कितना बदल गया। भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी। तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो, और जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो तो ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई।
वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर हैं और आज आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है। जेल में काफी वक्त मिला सोचने का, पढ़ने का, और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें है, और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे, उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे, बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931, ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने। भगत सिंह की शहादत के 95 साल बाद आजाद भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया। मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को। 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था, देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब, मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी। आजादी की लड़ाई जब हुई, जवाहरलाल नेहरू जेल गए, महात्मा गांधी जेल गए, बाबा साहब अंबेडकर जेल गए, चंद्रशेखर आजाद जेल गए, अशफाकुल्ला जेल गए, कितने स्वतंत्रता सेनानी जेल गए, कई सालों तक जेल गए। जब वो जेल जाते थे, उनसे मुलाकात के लिए उनके साथी उनसे मिलने जाया करते थे, उनके घर के लोग जाते थे, उनके रिश्तेदार उनसे मिलने जाते थे, और जब वो मिलने के लिए जाते थे वो उनसे पॉलिटिकल बातें करते थे। वो उनसे बातें करते थे कि कैसे अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना है, जब मिलने के लिए जेल में जाते थे। जब मैं जेल में था, एक दिन संदीप पाठक मेरे से मिलने के लिए आया। मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूं, वो भी पॉलिटिकल, हमारी पार्टी का संगठन मंत्री है। आके उसने मेरे से पॉलिटिकल बातें करी, और क्या करता, रोमांटिक बातें थोड़ी करता। तो पॉलिटिकल आदमी वो, पॉलिटिकल आदमी मैंने उससे पूछा देश में क्या चल रहा है, उसने देश की पॉलिटिकल हालत बताई। मैंने उससे पूछा पार्टी में क्या चल रहा है, उसने संदीप पाठक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, उसके बाद मेरे से मिलने नहीं दिया गया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो वहीं 2 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर से कहा कि वे 2 दिन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब उनके इस्तीफे की पेशकश को लेकर राजनीतिक बयान सामने आने लगे। किसने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे
तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। अलग विषय है तो उसी समय इस्तीफा करके यही बात बोल देते, जनता के बीच जाते। किसने रोक दिया जनता के बीच जाने से? जनता के बीच जाए, कोई भी पार्टी का कोई लीडर जनता के बीच जाना चाहता है, उसको कोई रोक कैसे देगा? वो अलग विषय है, लेकिन उनको इस्तीफा उसी समय करना चाहिए था। अब इतने दिनों के बाद उस संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के बाद अब रिजाइन करके जनता के बीच जा रहे हैं। मुझको नहीं लगता है कि लोगों को यह देखो, केजरीवाल जितना जल्दी रिजाइन करे उतना ही जल्दी अच्छा है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया तब भी जो मूल आरोप उनके ऊपर था उस सारे के ऊपर पुनः टिप्पणी दिया है। केजरीवाल जी भारत की भ्रष्टतम राजनीतियों में एक है। इस देश की विभिन्न कचहरियां, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं। और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। कि मुझे लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति बहुत मुश्किल है ढूंढने से भी मिलना। इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, मैं इनको याद करा देना चाहता हूँ। पैसा कमाना होता तो करोड़ों रुपए वहीं कमा सकते थे, आराम की जिंदगी जीते। उसको छोड़ के झुग्गियों में जाके रहने लगे, मदर टेरेसा के कैंप के अंदर गए, जनता की सेवा की, मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने पहले भी छोड़ी थी। और बीजेपी ने तो बहुत कोशिश करी हमें तोड़ने की, झुकाने की, जेल में भेज दिए, सब कुछ किया, परंतु अरविंद जी जेल से डरे नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताकत का गलत इस्तेमाल बीजेपी ने किया। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विपक्ष नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में राहुल गांधी वास्तव में भारतीय नहीं है, उनमें अपने देश के प्रति पर्याप्त प्रेम नहीं है। जब वह विदेश जाते हैं तो भारत के बारे में तरह तरह की नकारात्मक बातें कहते हैं। इसके अलावा अलगाववादी और बम, हथियार और विस्फोटक बनाने वाले लोग राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हैं। मेरा मानना है कि अगर किसी को देश का दुश्मन घोषित किया जाना चाहिए तो वह राहुल गांधी है। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाए, उन्हें कारावास सहित कठोरतम सजा दिलाई जाए। रेल मंत्री, राज्य मंत्री यहाँ आए थे वंदे भारत का ट्रेन का शिलान्यास स्टार्ट कराने के लिए, लेकिन इस तरह की बात, और आदरणीय राहुल गांधी के परिवार को नहीं जानते हैं, जो कि भारतवर्ष को आजाद कराने से लेके आज तक जो भी विकास हुआ है देश में वो सब कांग्रेस पार्टी ने किया। उस परिवार के बारे में बोलते हैं। आतंकवादी कहा,
टेररिस्ट कहा उन्होंने। उन पे तो कांग्रेस पार्टी को मानहानि का केस करना चाहिए और पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। वो राहुल गांधी जी के बारे में जो परिवार ने पूरे देश को आजाद कराया, विकास किया, उसके बारे में बोलते हैं। आप अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जो 2014 में वादा जो किया 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का, उन्होंने नहीं किया। आज आदरणीय जोगीनाथ जी जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके बारे में नहीं बोलते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जो सभी जाति समुदाय सब गरीब को लेकर चलता है, निश्चित तौर पर इस पर कड़ी से कड़ी इनको कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, अपोजिशन लीडर आदरणीय राहुल गांधी के बारे में आतंकवादी कहना, उनको आप मंत्री पद से हटाइए। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा, उसको मानहानि का केस करिए, उसको जो कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको दिलाने। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बताया है, उनके दोस्त वहाँ पे हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भाई एक भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुई, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे। अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है कि इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। ये आज भी 5वीं बार एमपी होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या रिक्शे वाले का दर्द है, आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझाया, तो इतना जीवन किसमें लगा दिया। और इस बार तो सबसे बुरी बात जो सिखों को बांटने की कोशिश की है, जो कहा है यहाँ पे कितने सिख खड़े हैं, और मैं अभी गुरुद्वारा जा रहा हूँ, मैंने चैलेंज किया ओपन स्टेज पे बोल के भी कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, कोई सिख यहाँ पे बोलते भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, एक सिख यहाँ पे खड़ा होकर कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूं। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख हैं भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। और जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेटिस्ट ग्रुप है सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है, आप ये देख लीजिए जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस न्यूज़।